ओके। तो हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि एग्जाम की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। अब हम एक बार फिर से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी जस्ट हमने एक लाइव क्लास ली थी आपकी पेपर की, और ये लाइव क्लास आपकी होने वाली है रिवीजन के लिए। ठीक है, रिवीजन में आपकी वर्ल्ड बुक हो गई, इंडिया की बुक हो गई, इसका एक वन शॉट रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन है बेसिकली, जिसमें आपकी दोनों ही बुक के 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं इनको हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, आपका भी बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो उसी की एकदम प्रिपरेशन को और भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन हैं अभी यहाँ पे। चलिए, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। जितने बच्चे ज्वाइन हो इस सेशन को अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर भी कर दो। ठीक है, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं, फिर हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको शेयर करो, और जिस बच्चे ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे बच्चों लाइक करो यार, लाइक करो, और मोटिवेशन बढ़ता है हमारा इससे। ठीक है, चलो अब इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है इसकी। देखो, जिस भी बच्चे ने, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताऊं, जिस भी बच्चे ने बुक नंबर 1, ठीक है, इसके 5 मार्क्स की, बुक नंबर 2 इसके 5 मार्क्स की, बुक 1 3 मार्क्स, और बुक 2 3 मार्क्स, इसकी अगर वीडियो नहीं देखी है तो हाईली रिकमेंडेड है बच्चों, चैनल पे अपलोडेड है। एग्जाम से पहले आप एक बार इसको क्या नाम है 1x5 स्पीड करके देख लेना, फटाफट से आपका रिकॉल हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, इस वीडियो में हम पार्ट 2 जो हमारे हर एक चीज़ के रह गए थे, जैसे वर्ल्ड बुक के 5 मार्क्स के पार्ट 2, ठीक है, वर्ल्ड बुक का आपका जो क्या नाम है, ये रहा, क्या बोलते हैं, 3 मार्क्स का पार्ट 2, ठीक है, इसी प्रकार से ये रहा आपका 3 मार्क्स का पार्ट 2, नहीं ये इंडिया का है आपका। ठीक है, इंडिया का 5 मार्क्स का पार्ट 2 आना चाहिए था ना, पार्ट 2, रुक जाओ, क्योंकि हम पार्ट 1 ऑलरेडी सारी चीज़ समझ चुके हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पार्ट 2 पे आ जाएंगे सीधा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो ये वाली बुक है आपकी, क्या बोलते हैं, इसका पार्ट 2 ये इंग्लिश में रहेगा यहाँ पे, और ये रहा आपका दूसरा वाला। ठीक है, 3 मार्क्स का, ये तो वैसे एक ही पार्ट है, तो इसको भी रिकॉल कर लेंगे। ओके सर जी, सर जी आज की लास्ट वीडियो है ना? नहीं, ये लास्ट नहीं है। ठीक है, ये लास्ट सेशन नहीं है, क्योंकि ये सेशन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक चलाऊंगा, उसके बाद इसको एंड कर दूंगा। 11 बजे एक आपका नया सेशन होगा, जिसमें हम लोग मैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था मैप हम एट दी एंड एग्जाम से थोड़े टाइम पहले करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मतलब आपको जिसको मैप नहीं आता ढंग से, उसको याद रह जाएगा, और आप अच्छे से समझ के कर भी दोगे जाके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसकी कुछ बातें आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, ये कौन है भाई जो टॉपर टॉपर की बात कर रहा है? बच्चे एक्चुअल में टॉपर बनो। ठीक है, एक्चुअल में टॉपर बनो, फिर हम आपको टॉपर पक्का बोलेंगे। ठीक है, और हर बच्चा टॉपर है मेरी नजर में, तो मेरे लिए मेरा हर स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ता है वो टॉपर है मेरा, समझे? तो बोलने की जरूरत नहीं है। चलो, वर्ल्ड बुक के एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन उसके देखेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, भूगोल के 2 प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। तो एक क्रमबद्ध होता है। अब क्रमबद्ध में क्या करते हैं, इसके पहले तो जो भूगोल वेत्ता है वो है जर्मन के अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। इस उपागम में किसी भी एक पर्टिकुलर तथ्य को पूरे विश्व पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी को प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करना है, तो प्राकृतिक वनस्पति पूरे वर्ल्ड में किस विषुवत रेखा पे, कहाँ पे कैसे सदाबहार वन है, कैसे मानसूनी वन है, कैसी मौसम में प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जलवायु में कैसी वनस्पति पाई जाती है, ये चीज़ें होती हैं इसमें। और इसमें अध्ययन और खोज तत्वों पर बल दिया जाता है। ठीक है, फिर प्रादेशिक में आ जाता है, जैसे कि नाम से पता चलता है किसी एक ही भौगोलिक क्षेत्र की बात होगी, तो ये जनरल भूगोल वेत्ता कॉलेटर की बात है। ये कहते हैं कि इस उपागम में पूरे विश्व को एक क्रम के अनुसार हम समझते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी भी पूरे एक विश्व को, मतलब पूरे विश्व को हमने क्या कर लिया, कुछ टाइम उसमें पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर किसी एक पार्ट, लाइक मान लेते हैं एशिया महाद्वीप, मान लेते हैं भारत को, ठीक है ना, एक पार्ट में कर दिया, तो फिर उसकी जितनी भौगोलिक तत्व हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और ये विधि उस एरिया के इन्वायरमेंट और वहाँ के लोग, इनके बीच के अंतर को समझाती है। ठीक है, उनके संबंध को समझाती है। ओके, चलो अब ये वाला इंग्लिश में देख लो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या होती है और रीजनल ज्योग्राफी क्या होती है, इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बच्चों की ज्वार भाटा किसे कहते हैं। अब क्या नाम है, इसके प्रमुख प्रकार, महत्व, सारी चीजें देखो। ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र जल का जब
आप देख रहे हैं समुद्र जल जो है ना ये कभी एक जैसा नहीं रहता है, तो ये नियमित तौर पे दिन में 2 बार ऊपर उठता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जल जो है ना ये इधर से ऊपर उठता है, ये इधर से ऊपर उठ रहा है, फिर ये इधर ऊपर उठ रहा है, ये इधर ऊपर उठ रहा है, दिन में कम से कम 2 बार उठता है, ठीक है। और ये फिर 2 बार दिन में ऐसे करके नीचे भी उतरता है। तो ऊपर उठने को बोलते हैं ज्वार और नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। और ये ज्वार भाटा पता है पूर्णमासी और अमावस्या जो कि महीने में एक एक बार आती है, इनके महीने में 2 बार ये दोनों हो गई, ठीक है, कुल मिला के दोनों। तो उस टाइम पे ये ऊंचाई और बढ़ जाती है। अब ये कई प्रकार के होते हैं, तो एक होता है आवृत्ति के आधार पे यानी कि कितनी बार आते हैं, तो अर्ध दैनिक यानी कि जो दिन में 2 बार आते हैं, दैनिक जो दिन में 1 बार आते, और फिर मिश्रित। ऊंचाई के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, जो ऊंचे ज्वार होते हैं जैसे ये यहाँ पे है ना ऊंचे ज्वार हैं, ठीक है। फिर निम्न जो यहाँ पे निम्न ज्वार होते हैं इनको बोलते हैं। बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। खुशी कुमारी सर जी 22 को एग्जाम है, अरे 22 को कहाँ से आ गया? अच्छा शायद आप दिल्ली से नहीं आई थिंक, है ना। ज्वार भाटा का महत्व देखिए, जो भी नदमुख होते हैं यानी कि नदियों में जहाँ से प्रवेश किया जाता है वहाँ पे आसानी से जो समुद्री जहाज है वो प्रवेश करवाते हैं। जैसे कोलकाता में हुगली नदी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं, जो नाविक हैं, जब समुद्र में भाटा आता है, ठीक है, तो उससे अंदर चले जाते हैं। जब ज्वार आता है दिन के टाइम पे या फिर शाम के समय, तो वो समुद्र से बाहर आ जाते हैं, है ना। ज्वार भाटे से आसपास के एरिया की जो गंदगी वगैरह है वो साफ हो जाती है। भाटे से ज्वार भाटे से बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि शंख, सीप, घोंगे इत्यादि ये सभी हमको मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल जो है वो गतिमान रहता है, शीत प्रदेश में पानी जमा नहीं होता है। ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण भी किया जा सकता है, पानी है तेजी से चलता है तो उससे बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लीजिए आप यहाँ पे कि टाइड्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ टाइड्स क्या है, इसके बारे में ये सारी बातें, ठीक है। 2 टाइप से होते हैं, बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड बेस, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये रही आपके सारी इंपॉर्टेंट आंसर्स पढ़ सकते हो। अगला देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड है बेसिकली, जो आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह और बाहरी ग्रह यानी कि जोवियन ग्रह, इनके बीच में अंतर बताओ, ठीक है। तो ध्यान से समझो, जब हम बात करते हैं बच्चों आंतरिक ग्रह की, तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से शामिल होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बुध है, ठीक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल, ये कौन से हैं? आंतरिक ग्रह हैं। अब आंतरिक ग्रह है तो ये जो पट्टी आपको दिख रही है ना, ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट और सूरज की पट्टी के पीछे पाया जाता है। कि ये देख रहे हैं ना, ये देखो हमारा अर्थ है, इधर ये मंगल है, इधर फिर ये शुक्र है और ये बुध है ना। तो ये किसको दर्शाते हैं? ये शुद्ध ग्रह के बेल्ट सूरज के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। ये आकार में छोटे तो हैं लेकिन इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ठोस चट्टानी अवस्था में है, ठीक है। उसके बाद फिर बारी आती है, आंतरिक ग्रह जो है ना ये गर्म ही है। फिर बाहरी ग्रहों की बात करते हैं। अब जैसे ये एरिया है, ये जो ग्रह आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे ये बाहरी ग्रह हैं, ठीक है। तो बाहरी ग्रह यानी कि जोवियन ग्रह, इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाहरी ग्रह होते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाद पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक बेल्ट है, यहाँ तक ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये बाकी के उसके बाद के हैं, ठीक है। इसीलिए इनको जोवियन ग्रह कहते हैं, जो कि आकार में बड़े होते हैं। आकार में बड़े तो हैं लेकिन घनत्व तो कम है, गैसीय अवस्था में है। और बाहरी ग्रह ये ठंडे ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे जीवन नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से खुशबू, हाय सर, हेलो हेलो हेलो। मैं देख रहा हूँ बच्चे तो बहुत सारे ज्वाइन हैं बट लाइक की संख्या बहुत कम है। जितने बच्चे ज्वाइन हो फटाफट से इस सेशन को लाइक करो, ठीक है। सारे बच्चे फटाफट से इस सेशन को लाइक करो। लाइक का एम रखते हैं जस्ट ओनली 100, ठीक है, जो कि नॉर्मली आप तो कर ही देते हो आसानी से, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं, फटाफट से लाइक करो जिन बच्चों ने नहीं किया है। तो समझ में आ गया बच्चों आंतरिक और बाहरी ग्रह? समझ में आ गया है बच्चों? तो फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। तब तक इंग्लिश मीडियम में देख लो इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर इनर प्लैनेट्स की ये बातें हो गई आपकी। जी सर, ओके सर, सर क्या हाल है? बहुत बढ़िया। चलो फिर आउटर प्लैनेट्स की ये बातें हो जाएंगी। अब देखो वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड हो गया ना, मतलब वर्ल्ड के 2-3 क्वेश्चन हो गए। अब इंडिया के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इंडिया के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये गंगा का रिवर है ना, गंगा नदी बात करते हैं, ये तो बच्चों आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। फिर भी थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तकरीबन 3900 मीटर की ऊंचाई से। देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा, ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तब इसे हम गंगा कहते हैं। और ये नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है और अंत में दक्षिण मुखी होकर 2 धाराओं में, भगीरथ और हुगली, इसमें विलीन हो जाती है।
बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसको पद्मा नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। ठीक है, कुछ और सहायक नदियां जैसे कि रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोशी है, महानंदा है। ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ पे हो जाएगा गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें थी। एक बच्ची कह रही सर जी आई में पेन हो रहा है वीडियो देखते देखते। देखिए बच्चे, सिर्फ आज की बात रह गई है। ठीक है, उसके बाद तो आपका 11th का पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग एक नए सेशन में जाने वाले हो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अच्छे से याद हो गया, बहुत अच्छे। जैसे आप देख लो ना, यहाँ पे एक तरफ से आता है सही पानी, बहुत ही स्वच्छ आता है, और एक तरफ से आता है बहुत ही मट्टीला पानी। ठीक है, तो भगीरथ और अलकनंदा जब ये दोनों आपस में मिलती है ना, तो यहाँ पे बनती है गंगा। गंगा फिर ये हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से था। ओके, वैसे तो मैं अलग से की वीडियो बनाता जिससे अच्छे समझाता, लेकिन टाइम ही नहीं था आपके लिए, तो इसीलिए इसको ऐसा समझाना पड़ा। अब जैसे ये हरित गृह गैस है, तो ये भी आपको मैंने अभी जो पेपर करवाया था उसमें समझाया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर अनेक प्रतिकूल इसके प्रभाव पड़ते हैं। हरित गृह गैस कौन सी होती हैं? ये वे गैसें हैं जो कि दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरीके से अवशोषित करती हैं। जो वो होते हैं ना पराबैंगनी किरणें वगैरह, और सूरज से जाने वाले जो ताप होता है उसको ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और भी बहुत सारी। ठीक है, इस प्रकार से तो हरित गृह गैसों के क्या प्रभाव है? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होना और वैश्विक जलवायु में परिवर्तन। अगर हरित गैसें सही से काम नहीं करेंगी तो सूर्य से आने वाला विकिरण भी जो है वो बहुत तेजी से आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? भूमंडलीय तापमान बढ़ेगा। अब देखो, जब भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो क्या होगा? वैश्विक जलवायु में परिवर्तन होगा। हिम जो है बर्फ पिघलने लगी, समुद्र जो है वो ऊंचे हो जाएंगे, बाढ़ें आ जाएंगी, जलवायु परिवर्तन होगा, इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी। जलवायु परिवर्तन से जो एरिया है समुद्री इलाके, वहाँ के वन्य जीव, जल जीव, जल तंत्र, सभी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हरित गृह गैसों का सही मात्रा में कार्य करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओके, चलो सर मैप का अच्छे से प्रैक्टिस करवा दो, और विकास बच्चे करवाएंगे, आधे घंटे बाद मैप की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिर इफेक्ट क्या पड़ेंगे, कुछ ये चीज़ें थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में मानसून वर्षा की मुख्य विशेषता बताइए। तो भारत में मानसून वर्षा की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले ये है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो कि जून से सितंबर के दौरान होती है। यह मुख्य रूप से उच्चावच और भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उच्चावच यानी कि ऊंचाई, भू आकृति यानी कि किस प्रकार का है। ठीक है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोलकाता में 119 सेंटीमीटर से दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आधे दौरे में आती है, कि कुछ टाइम के लिए आती है। इसको बोलते हैं मानसून का विच्छेद। ठीक है, भारत देखिए कृषि प्रधान है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मानसून का अत्यधिक इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने वो देखा था ना कि जो मानसून है वो क्या नाम है, किसानों के लिए एक गेम्बल है, एक जुआ है। कैसे है वो भी आपको समझाया था मैंने। ठीक है, इवन शायद इसी में ही पहला ही क्वेश्चन था हमारा। ये देखो, भारत में मानसून का अधिक प्रभाव, अच्छा ये देखो जुआ है ना, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है। करवा रखा मैंने आपको अच्छे तरीके से, इमेज के माध्यम से समझाया था। वन संरक्षण नीति कब लागू हुई थी, इस नीति के अपने उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने बच्चों आपको अच्छे से समझा रखी हैं। ये लाइव 11 बजे तक चलेगी आपकी। ठीक है, सबको समझा रखा है आपको मैंने। अरब सागर के जो द्वीप हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, छोटे होते हैं, आवास योग्य होते हैं, ज्वालामुखी नहीं है, 36 द्वीप हैं। ठीक है, मिनिकॉय एग्जाम्पल है। और फिर बंगाल की खाड़ी के द्वीप तो ये बड़े होते हैं, आवास के योग्य होते हैं। बैलन द्वीप एक जीवंत ज्वालामुखी है, 572 के आसपास यहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान की आपको विशेषता मैंने बता रखी है बहुत अच्छे तरीके से। जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 देखा होगा ना, उसको अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है, इसके 3 अंगों के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और समुदाय वानिकी के, इनके सामाजिक वानिकी की मुख्य विशेषताएं बताओ। तो देखो, वानिकी का मतलब क्या होता है? वनों को लगाना। ठीक है, वानिकी का मतलब होता है
कि वनों को लगाना। और समुदाय का मतलब क्या हो गया, जिसमें समाज भी शामिल हो। तो समाज वन के का अर्थ होता है कि पर्यावरण में सामाजिक और ग्रामीण विकास में जो आम लोग हैं इनकी भूमिका को तय करना, और जो ऊसर भूमि होती है जो बंजर है उस पर वन लगाना। अब ये 3 प्रकार की होती है। एक तो शहरी वन की, यानी कि शहरों में वन लगाना। तो शहरों में जो भी निजी या सार्वजनिक भूमि होती है वहाँ पे पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। हरित पट्टियां बिछा दो, जैसे पार्क, सड़कें, रेल मार्ग, उद्योग, व्यापारिक स्थल, इनके आसपास। ग्रामीण वानिकी, इसके अंतर्गत कृषि जो वानिकी होती है, समुदाय वानिकी, इसको बढ़ावा मिलता है। अफारा वानिकी में जो किसान होते हैं वो खेतों में अपने फसल वगैरह भी उगाएं, साथ ही साथ पेड़ भी लगाएं, और ईंधन, चारा, फल, सब्जियां ये भी उगाएं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो इंपॉर्टेंस बहुत सारी हैं। जब हम समुदाय वानिकी को बढ़ावा देंगे तो इससे क्या होगा कि वे लोग जो पूरी तरीके से जंगलों पर ही निर्भर हैं वो अच्छे से अपने कार्य को कर पाएंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना होता है। जो भूमिहीन लोग हैं इनको वानिकीकरण से जोड़ा जा सकता है और उन्हें भी लाभ मिलेगा, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सर मेरा हार्ट चलो, अब शीत ऋतु। अच्छा एक सेकंड, बच्चे कहेंगे सर जी इंग्लिश मीडियम में तो दिखाया ही नहीं। वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 यही था ना। ठीक है, हाँ यही था। ये देखो, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। अब ये 3 प्रकार की होती है, अर्बन, रूरल एंड फार्म। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, या फिर फीचर्स क्या है, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। चलो, अब ये अगला क्वेश्चन है बच्चों कि शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है अपवाद स्वरूप, ठीक है। तो इसे पढ़ लो बच्चों यहाँ से, आप चाहो तो। ओके, यहाँ पे बच्चे क्या कह रहे हैं, अब मैं थोड़े आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ एक बार, ठीक है। देखते हैं कौन सा बच्चा क्या कमेंट्स करता है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, प्रिंस वाईटी गेमिंग, यस सर जी। हर्ष द गेमर, सर जी ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, ऑल द बेस्ट डियर। अच्छे से करना पेपर, मस्त फोड़ के आने का। आदित्य राज, सर जी मैं फेल हो जाऊंगा। निगेटिव सोच रखोगे तो क्या करेंगे डियर। अगर आपने पेपर की एग्जाम से अच्छी तैयारी कर रखी है तो अच्छी तैयारी होगी आपकी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी सब चैटिंग कर रहे हैं, करने दो, आप अपना ध्यान दो, करने दो। आर्या प्रियंका, थैंक यू सर इतना अच्छा समझाने के लिए, वेलकम डियर। खुशी कुमारी, सर ये कौन से बोर्ड के लिए। बच्चे ये ना दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है। सर कितने नंबर वाला पास होगा, इस बारे में अच्छी नॉलेज तो बच्चों आपको अपने आपके जो टीचर है ना वही दे सकते हैं, ठीक है। ये है प्रिंस वाइटी गेमिंग, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, दिल से थैंक यू डियर। योगेंद्र सिंह, सर जी मेरे हार्ट ब्रेक की कोई मेडिसिन हो तो बता दो। हार्ट ब्रेक की मेडिसिन, इसकी मेडिसिन तो है कि उसको रहने ही दो ऐसा ही। चौरसिया जी, सर जी थैंक्स फॉर सैम्पल पेपर, वेलकम डियर। ओके ओके ओके। एक बच्चा इमोजी पिमोजी भेजा जा रहा है। सर जी अब तो टॉप मारूंगा आपके मोटिवेशन के बाद, अरे बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। सर मैं फेल हो जाऊंगा, फेल कोई नहीं होगा डियर, जो क्या नाम है पास पॉलिसी आई है ना उसके हिसाब से। सिमरन प्रजापति, थैंक यू सो मच सर हमारी इतनी हेल्प करने के लिए, वेलकम डियर, बहुत बहुत। सर मेरे मैसेज भी पढ़ लो, दक्ष इवेंट मैनेजमेंट, आपका पहला ही तो मैसेज आया है। सर जी आपका नाम क्या है, कई बच्चे पता नहीं नाम क्यों पूछते रहते हैं।
सर मैप बता दो। सर जी पढ़ाते रहो, 1:30 बजे पेपर है हमारा। ओके चलो, अब ये भूकंप वगैरह के बारे में देखो, यहाँ से पढ़ लो क्योंकि बहुत ही आसान है सारी चीज़ें, ठीक है। भूकंप पृथ्वी की प्रपटी पे होने वाली वो हलचल है जिसमें पृथ्वी हिलने डुलने लगती है। हिलने डुलने यानी कि कंपन होता है बेसिकली उसमें, ठीक है। और ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे भूस्खलन हो जाए या फिर पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें होती हैं वो आपस में आ जाए फिर टकरा जाएं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं, ठीक है। अब कारण ये क्या है? तो भूकंप को हम लोग बहुत ही विनाशकारी वो मानते हैं, आपदा मानते हैं, है ना। भूकंप मुख्यतः विवर्तनिक हलचलों, ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान के टूटने, इनसे आते हैं। विवर्तनिक हलचलों से जो भी भूकंप पैदा होते हैं ये बहुत विनाशकारी होते हैं, क्योंकि प्लेटें जो होती है ना ये बहुत ही विनाशकारी भूकंप लेके आती हैं, ठीक है। फिर भूकंप के परिणाम तो जान माल की हानि होना, भूस्खलन होना, आग लग जाना, बांध टूटना, बाढ़ आना, बहुत सारे, ठीक है। यहाँ देख लो, ये भूकंप के बारे में सब कुछ दे दिया है, यहाँ पे इमेजेस बना रखे हैं आपकी किताब में जो दिया है ना, सेम इमेजेस मैंने भी ले रखी हैं ताकि आपको दिखा दूं और अच्छे समझ जाओ आप आसानी से। चलो, अब भूकंप के बारे में आप चाहो तो इंग्लिश में देख लो, कहाँ चला गया कहाँ चला गया, भूकंप भूकंप अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक, कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, एंड देन ये है आपका यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक्स, ओके। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नुकसान वगैरह देखो, भूकंप से होने वाले नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है, तो ये सब कुछ आप भी अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, ठीक है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हाँ ये थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न, और इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न यानी कि पूर्वी। तो पश्चिमी घाट उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कश्मीर, जो कन्याकुमारी है ना तमिलनाडु की, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो महाराष्ट्र ये रहा, तमिलनाडु की कन्याकुमारी ये देखिए, तमिलनाडु पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है। इन्हें महाराष्ट्र महाराष्ट्र तथा गोवा में सह्याद्री, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हर जगह पे जैसे महाराष्ट्र गोवा है इसमें सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से, और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पर्वत लगातार एक ही श्रेणी के रूप में विकसित होते हैं, ओके। और इनकी ऊंचाई लगभग जो है इन सभी श्रेणियों की 1500 मीटर के आसपास होती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बच्चों अन्नामुडी, जो कि है 2695 मीटर, ठीक है। फिर बारी आती है इसके पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट में हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है इतना, ठीक है। अब इसमें दक्कन पठार की पूर्वी सीमा, दक्कन पठार कहाँ से कहाँ तक है? दक्कन पठार ये यहाँ से, ये इतना पूर्वी की हम बात करते हैं, बाकी है तो ये यहाँ से इधर भी है, ठीक है। लेकिन पूरब की हम बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। और साथ ही महानदी के घाट से लेके नीलगिरी तक जाती है। पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियाँ जाबादी पहाड़ियाँ हैं, पालगोंडा श्रेणी है, नल्लामला पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं, इस प्रकार से था, ठीक है। सोनू कुमार सर जी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा दो, हैं पेपर जब आएगा तभी तो सॉल्व कराएंगे। कौन सी प्राकृतिक आपदा सबसे इंपॉर्टेंट है? बच्चे आपदाएं तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, फिर चाहे आपका चक्रवात हो, चाहे आपका बाढ़ हो, सूखा हो, ठीक है, या फिर सुनामी। सुनामी तो दे ही नहीं रखी, खैर ये इन देखो, बाढ़ या सूखा और भूकंप, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। और इन सबको आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। सबको याद करके जाना है। और देखो नॉर्मली है, जान माल की हानि पूछ लेगा, मतलब क्या क्या उसे क्या बोलते हैं हानियां होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। प्रो एल आर सर मेरा क्वेश्चन है, पूछो। संध्या शर्मा सर वन क्वेश्चन पूछो। सर मेरा मैसेज भी पढ़ दो। सर कैन यू एक्सप्लेन लैंडफॉर्म्स? ऑलरेडी पढ़ा रखा है बच्चे। सर मुझको पीडीएफ चाहिए ऑल सब्जेक्ट की जिससे आप पढ़ाते हो। बच्चे पीडीएफ तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। आज ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, बिल्कुल है। प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पठार में अंतर कीजिए, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ये लिखा है। सर मुझे मैप करवा दो, संध्या शर्मा।
बच्चे मैप की वीडियो आपकी है ना, लाइव सेशन मैप का हम लोग 11 बजे करेंगे। कब करेंगे? 11 बजे, ठीक है, करेक्ट 11 बजे। इस सेशन को हम लोग 10-15 मिनट में एंड कर देंगे, फिर 11 बजे मिलेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ये कठोर शैलों से बना हुआ प्राचीन खंड है। इसका निर्माण जो है ना वो एक उत्खंड के रूप में हुआ है। यह कैम्ब्रियन कल्प से लेके आज तक स्थल ही रहा है, ठीक है। केवल तटीय क्षेत्र अल्पावधि के लिए समुद्र में डूबे थे, केवल तटीय कुछ टाइम के लिए, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य अवशिष्ट पर्वत ही पाए जाते हैं। अरावली पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। यहाँ नदियाँ जो घाटियाँ हैं, ये क्या नाम है, उथली तथा मंद ढाल वाली होती हैं, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो। ओके, एंड उसके बाद में कि हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो है ना ये अवसादी शैलियों से निर्मित नवीन पर्वत है। हिमालय एक मोड़दार पर्वत है जो कि विभिन्न भूगर्भीय हलचलों से बना हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति 33 के अवसादों से पर्वत क्या नाम है निर्माण कर विवर्तनिक जो हलचल है इसके परिणाम स्वरूप हुई थी। सिंपल सी बात है, विवर्तनिक हलचलों से जो हिमालय पर्वत है इसके ये बनी थी। हिमालय पर्वत के आसपास में जो हिमालय श्रेणी है ना वहाँ पे तैतीस सागर भी था। तो कुछ कुछ ऐसा पॉइंट भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे 3 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं, वो भी आप बता सकते हो। यहाँ की नदियां युवावस्था में है ना, ये पॉइंट है इसके। ओके, फिर यहाँ पे है बच्चों एल नीनो क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं, भारतीय मानसून पर प्रभाव। तो एल नीनो क्या है, ये एक बहुत ही जटिल मौसम तंत्र होता है जो कि तकरीबन 5 से 10 साल बाद में किसी भी एरिया में किसी भी देश में प्रकट होता है। और जब एल नीनो आता है तो जलवायु में ऐसा परिवर्तन होता है कि कहीं सूखा पड़ जाएगा, तो कहीं बाढ़ आ जाएगी, तो कहीं मौसम जो भी हो जाएगा ठंडी गर्मी वो अपनी सबसे खतरनाक अवस्था में पहुंच जाएगा। क्या परिणाम होता है इससे? परिणाम इससे ये होता है कि भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में इसमें विकृति हो जाती है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता हो जाती है। प्लव की मात्रा में कमी और समुद्र में मछलियों की संख्या घटने लगती है। भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव है? तो भारत में लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है, यानी कि आने वाले 10-15-20 साल के लिए अगर हमें मानसून का वो लगाना है अनुमान, तो एल नीनो भारतीय मानसून के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सन 1990 से 1991 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखा गया था। इसके कारण जिसके अधिकतर भागों में मानसून के आगमन 5 से 12 दिनों की देरी हुई थी, जिससे बहुत सारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बताना था। ओके, आगे बच्चों समझ में मानसून वाला। सर जी प्लीज प्लेट विवर्तनिक और महासागरीय विस्थापन में अंतर समझा दो। प्लेट विवर्तनिक और महासागरीय विस्थापन में अंतर, चलो लेट मी चेक कि वो क्वेश्चन है कहाँ। मैंने ले रखा है बच्चे वैसे वो क्वेश्चन आपके लिए, प्लेट विवर्तनिक एंड उसमें आप पूछ रहे हो ना, लेट मी चेक। चलो आ जाओ, प्लेट विवर्तनिक और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहले ये सिद्धांत दिया वेगनर ने। वेगनर ये बोलते हैं कि क्या नाम है, कार्बनी, इसका नाम भी खतरनाक है, कार्बनी फेरस युग में जो भी स्थल भाग थे ये बहुत ही बड़े थे। जैसे आज के टाइम पे जिन महाद्वीप को हम देखते हैं 7 महाद्वीप, वो पहले एक ही जुड़े हुए थे, ठीक है, जिन्हें वेगनर बोलते थे पैंजिया। लेकिन यही पैंजिया धीरे धीरे करके भूमध्य रेखा की ओर जब खिसकने लगे तो ये बाद में फिर टूटने से लगे, ठीक है। ये होता है महाद्वीपीय विस्थापन। फिर प्लेट विवर्तन सिद्धांत, तो ये सिद्धांत ना बहुत सारे जो विद्वान थे उनका ये मानना था कि महाद्वीप जो हैं वो किसी सीमा पे तैर कैसे सकते हैं, है ना। सियाल से बने हुए महाद्वीप जो थे वो किसी भी सीमा पे तैर कैसे सकते हैं, विस्थापित कैसे हो सकते हैं। इसीलिए उस समय विद्वानों ने ये कहा कि महासागरीय भूपट्टी जो है ये बेसाल्टिक स्तर का विस्तार है। भूपट्टी महासागर की बेसाल्टर जो स्तर है इसका विस्तार है। आर्थर होम्स ने कहा 1928 में कि भूगर्भ में जैसे जैसे तापमान में अंतर होता है वैसे वैसे संवहनीय धाराएं चलती हैं जो कि प्लेटों की गति को प्रदान करती हैं और फिर यही प्लेटें इन महाद्वीपों को अलग करती हैं, ठीक है। तो प्लेट विवर्तन क्या है कि प्लेटों की वजह से महाद्वीप जो है वो अलग हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत क्या है कि वेगनर ने कहा कि भाई पहले ये एक ही थे, धीरे धीरे करके ये अलग हुए थे। ओके ठीक है, इस प्रकार से। चलिए ये तो आपका इस वाला हो गया। अब 1-2 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड वाली बुक के देख लेते हैं। हाँ ये देख लो, भारतीय प्लेट का संचलन आज भी जारी है, ठीक है। तो अगर हम भारतीय प्लेट की अगर हम बात करें तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत हमारा शामिल है
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का थोड़ा सा भाग शामिल है, इसमें उत्तरी जो हिमालय है इसकी श्रेणियां भी शामिल हैं। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट यहाँ से चाहो तो देख लो। एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। मृदा निर्माण में सहायक कारक, तो मूल पदार्थ बहुत जरूरी होता है। जो चट्टाने होती हैं जब ये इसके कण आपस में टूट जाते हैं किसी किसी वजह से, ठीक है, तो उससे मृदा का निर्माण होता है। जैसे दक्षिण भारत की जो मिट्टी है वहाँ का आधार वहाँ की शैल है, शैल, और कहीं की पर्वत, कहीं की चट्टाने हैं। जलवायु ये बहुत ही जरूरी होता है भाई, क्योंकि जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, तो अधिक वर्षा से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे अधिक वर्षा होगी तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ी तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन ज़्यादा वर्षा हो गई तो ये कटाव कर देती है। फिर उच्चावच यानी कि हाइट भी डिपेंड करती है। पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है क्योंकि ऊंचाई अधिक है, जबकि मैदान जो होते हैं ना यहाँ पे मोटी होती है क्योंकि नदियाँ जो होती है वो अपने साथ गाद लेके आती हैं। ठीक है, फिर जैविक क्रियाएं, वनस्पति आवरण सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। सिंपल सी बात है, जैसे कोई जीव वगैरह सड़ जाता है, मर जाता है, या फिर वनस्पति सड़ जाती है, गल जाती है, तो उससे भी तो मिट्टी बन जाती है ना, डिग्रेडेशन होके। उसके बाद समय, एक मिट्टी की छोटी परत को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, ये चीजें थी बच्चों, आप समझे इसी तरीके से। जी सर जी। हाँ जी सर। हम्म, हम्म, बादल कैसे बनते हैं? अच्छा एक सेकेंड, ये वाला तो रह ही गया। देखो, अभी एक बच्चा पूछा था स्थल रूपों के बारे में। देखो, स्थल रूपों के निर्माण जो है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं घोलरंध्र। ठीक है, चूना युक्त चट्टानों के आधार क्षेत्र में जहाँ वर्षा अधिक होती है, रासायनिक क्रिया होती है, वहाँ पे कई स्थल रूपों का निर्माण होता है। सबसे पहले घोलरंध्र। अब घोलरंध्र यानी कि देखो, ये दिख रहा है आपको घोलरंध्र। ठीक है, शुरुआत में ये कैसे होते हैं, गर्त जैसे, फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे घोलरंध्र को? ये कीप के आकार के गर्त हैं जो ऊपर से फिर वृत्त जैसे बन जाते हैं। इनकी जो गहराई है वो 30 मीटर होती है। विलयरंध्र कैसे होते हैं? गहराई पर घोलरंध्र के निचले भाग से जुड़े होते हैं। अब घोलरंध्र का निचला भाग देखो, जैसे ये वाला था, ठीक है, ये इससे जुड़े होते हैं विलयरंध्र। ठीक है, अब इन विलयरंध्र में क्या होता है, चूना पत्थर के तल से घुलन क्रिया होती है इसकी, फिर लेपिज आ जाता है, डोलाइन आ जाता है, युवाल, यानी कि ये चीजें आ जाती है। तो इसको आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। ओके, हेलो सर, आई एम प्रिया झा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे, लेट मी चेक। एक इसमें से मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे बस उसे देखना है एक बार। इसको मैं छोटा ही कर देता हूँ थोड़ा। वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा मुझे। आई थिंक आपकी बुक में दे रखा होगा वो, है ना? लेट मी चेक। ओके, तब तक सारे बच्चे बताओ कि जो क्वेश्चन अभी तक समझाए हैं सारे समझ में आ गए या नहीं। जितने बच्चे अभी ज्वाइन हो, सर बच्चे एक बार बताओ कि अभी तक जो क्वेश्चन समझाए हैं वो समझ में आए या नहीं।
ये सर जी। ये रहा। अभी एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर जी कोपेन वाला समझा दो एक बार। ठीक है, तो ये देखो कोपेन के बारे में आपका, ठीक है, कि कोपेन के अनुसार भारत की जो जलवायु है ना, उसको कितने प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो इसको, क्या है क्या नहीं है। देखो मैप, डियर मैप अभी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, मैप अभी थोड़ी देर में करते हैं हम लोग। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट और, उसके बाद में फिर हम लोग मैप करेंगे। रिजल्ट के दिन लाइव क्लास। बच्चे रिजल्ट के दिन देखिए वैसे लाइव क्लास ले सकते हैं, बट पता है क्या होता है कि किसी की भी ना प्राइवेट डेटा को कभी भी ऐसे करके लाइव क्लास में जो है ना नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो लाइव में आऊँगा फिर मैं चेक करूँगा तो वो डेटा लीक हो जाएगा एक प्रकार से, तो वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैं आऊँगा रिजल्ट के लिए, आपसे पूछने के लिए कौन सा पास हुआ कौन सा क्या हुआ, कितने कितने मार्क्स आए थे। और सर जी कैसे हो, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, आपके कितनी परसेंटेज आई थी 11th है। मुझे तो उतना याद भी नहीं है, तकरीबन कुछ 90 के आसपास था शायद, याद भी नहीं है उतना मुझे तो, 90 या फिर 1 के आसपास था कुछ। वो तो बहुत पहले था। अभी पता है क्या है कि आपके ना चैप्टर कटे होते हैं कुछ कुछ, लेकिन जब मैं पढ़ता था ना तकरीबन 11th में, सर 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ना पूरी की पूरी बुक्स आती थी, पूरी की पूरी बुक्स। और उस टाइम तो ये एमसीक्यू भी नहीं होते थे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते थे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, और वो भी कितने कितने के, 100 नंबर के पेपर आते थे, पूरे 100 नंबर के। सोचो उस टाइम पे आए थे मेरे कितनी। और अभी तो भाई कम से कम आपका बहुत सारे चैप्टर तो काट ही दिए। हिस्ट्री की बात कर लो, 4-5 चैप्टर आपके काट दिए हैं। चलो देखो, एक तरफ जलवायु के प्रकार है, एक तरफ है क्षेत्र की कौन सा कहाँ पे पाया जाता है। ओके, तो जलवायु के प्रकार देखो, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। जलवायु ना कई प्रकार की होती है। एक है कि कैपिटल ए, स्मॉल में एम और डब्ल्यू, इसको हम बोलते हैं लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। ये कहाँ पे होता है, देखिए लघु शुष्क ऋतु की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे होगा, गोवा का जो दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। ठीक है, यानी कि भारत का जो पश्चिमी तट है ना, यहाँ पे जो गोवा है वहाँ पे पाया जाता है। एस प्रकार की जो शुष्क में ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून है, ये कहाँ पे मिलता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। ठीक है, और इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट है गर्म मरुस्थल। तो ये गर्म मरुस्थल है जो कि क्या मिलता है, राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में। अच्छा ये बताओ बच्चों कि राजस्थान की वो भूमि कौन सी है जो सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म भूमि कौन सी है राजस्थान की, देखते कौन सा बच्चा बताएगा। ओके फटाफट से। मेवाड़ नहीं, मेवाड़ सबसे गर्म नहीं है। सोनू, वेरी गुड। चुरू बोलते हैं उसको। ठीक है, वो गर्म जगह कौन सी है, उसको बोलते हैं चुरू। ठीक है, ये गर्म जगह थी आपकी। उसके बाद में यहाँ पे है आपका ये वाली क्या नाम है, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून का प्रकार CWG, ये कहाँ पे पाया जाता है, गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का। ठीक है, फिर ध्रुवीय प्रकार देख लीजिए, ध्रुवीय यानी कि ऊपर के इलाके होंगे, तो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे पाई जाती है ये। ठीक है, तो था डेजर्ट नहीं, ये कैसा नाम है, अब जैसा भी नाम हो, दिया तो आपकी किताब में ही है। ठीक है, ये चीज़ें थी आपकी। तो कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है, और बाकी तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। ओके, ठीक है, चलो वापस से चलते हैं। ये तो क्वेश्चन हो ही गया था, ये भी हो गया था। ठीक है, अभी काम करते हैं बच्चों, मैप में मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम हो रहा है। सर मैं अपने स्कूल पहुंच गया हूँ, बाय सर सूरज। बाय बाय डियर, अच्छे से पेपर करना। ठीक है, डरना मत, बहुत आसान पेपर आएगा, एक दो क्वेश्चन के अलावा अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चे।
अच्छे से पेपर करना, ठीक है। यस सर जी। थैंक यू सर। एक काम करते हैं बच्चों, मैं ना इस लाइव सेशन को यहीं पे एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। और बाकी मैं ना 11 बजे मिलता हूँ आपसे अब, ठीक है, करेक्ट 11 बजे मैप के साथ में, ठीक है। मैप के साथ में करेक्ट 11 बजे मिलते हैं। ओके, सारे बच्चे 11 बजे ज्वाइन हो जाना मैप के लिए, ठीक है। जिस जिस बच्चों को मैप समझना अच्छे तरीके से, सारे के सारे बच्चे 11 बजे ज्वाइन हो जाना। ओके। कोई बात नहीं बच्चे, सूरज आप जाओ, तैयारी तो वैसे भी हम कर ही चुके हैं, एक हम छोटा सा रिवीजन करने वाले हैं बस। ओके। टेक केयर सर जी। श्रद्धा प्रजापति सर जी, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, बस प्रे करना कि अच्छा एग्जाम जाए। बिल्कुल डियर, क्यों नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ कि बस बच्चों का एग्जाम ही अच्छा जाए। ओके। चलो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ठीक है। सारे बच्चे ज्वाइन करना कितने बजे, मात्र 10 मिनट के अंदर ही, ठीक है। तब तक मैं भी आपके लिए मैप का जो भी चीज़ें रहेगी हैं वो आपको आपके लिए मैं बना के ले आऊँ, ठीक है।